नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने साइंस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जितने भी आपके बॉडी के सिस्टम हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगले 2 से 3 वीडियो बॉडी के सारे सिस्टम्स पर ही रहेंगे जिन्हें आपको लगातार देखते रहना है और इनके सभी जो सिस्टम्स के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आपको नोट डाउन भी करना है ताकि उससे परीक्षा में आने वाले किसी प्रश्न को हम अच्छे से हैंडल कर सकें। तो मनुष्य के शरीर में चूँकि बहुत सारे तंत्र हैं और शरीर की रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट यानी संरचनात्मक इकाई कौन है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कोशिका। कोशिकाओं के मिलने से कौन बने हैं? ऊतक। यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। यानी कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यू, कोशिकाओं का समूह हो जाएगा ग्रुप ऑफ सेल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। टिश्यू शब्द सुना होगा आपने। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो बनने वाले उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। और मनुष्य का शरीर बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। यानी कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से कौन? शरीर है। ठीक है। तो चूँकि शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है जिसके अंतर्गत आपका मस्तिष्क और मेन रज्जु है यानी ब्रेन और आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है ये मिलकर कोऑर्डिनेशन देती है, जिससे बॉडी के सारे सिस्टम एक समन्वय के साथ कार्य करते हुए शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को संपादित करते हैं। तो इसी संदर्भ में हमें परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से सभी तंत्र शरीर के डिस्कस करने हैं और ये सारे सिस्टम्स टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में सारे सिस्टम्स क्लियर होते जाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पर चर्चा करेंगे, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है और जो हमारे न्यूट्रिशन टॉपिक का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, पाचन यानी डाइजेशन। इसके अलावा हम लोगों के पोषण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, रुधिर प्रसंचरण तंत्र, ये सारे तंत्र मिलके हमारे शरीर की जो क्रियाओं का संपादन करते हैं। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण और वेरी फर्स्ट हम लोग आज चर्चा करेंगे पाचन तंत्र पर। तो पाचन जैसे हम लोग जानते हैं पाचन का अर्थ क्या है? सामान्य शब्दों में जाना जाता है कि पाचन का अर्थ है कि भोजन को ग्रहण किया गया है और भोजन के पचने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी की क्रिया को हम सामान्यतः पाचन कह देते हैं। तो पाचन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भोजन को ग्रहण करने से लेके और शरीर में अपचित भोज्य पदार्थ यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स के शरीर से बाहर निकलने तक की कंप्लीट प्रोसेस को पाचन कहा जाता है। तो पाचन का वेरी स्टेप फर्स्ट कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। ये परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न भी है, क्योंकि सबसे पहले आपको जिस सिस्टम के विषय में भी आप डिस्कस करेंगे आपको उसका एक बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस तंत्र के शरीर में मूल आधार क्या है उस तंत्र का है और कैसे वो तंत्र अन्य तंत्रों को कोऑर्डिनेट करता है या अन्य तंत्रों के भूमिका निर्वहन में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका भी रखता है। तो पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र के आप 2 भाग कर सकते हैं। यानी हमारे पाचन तंत्र के भाग कितने हैं? 2। आहार नाल, ये सब सुना होगा आपने, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा शब्द हो सकता है आपके लिए सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां, आहार का अर्थ क्या था? एलिमेंट्री। ये शब्द आपका सुना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल। और ये कौन हो जाएगा? एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सहायक पाचक ग्रंथियाँ और हमारी आहार नाल, ये मिलकर हमारा कंप्लीट क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है अपने आहार नाल पर और उसके बाद किस पर? अपनी सहायक पाचक ग्रंथियों पर। पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत जैसे आपका यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वो फैक्टर्स हैं इनके अंतर्गत जो परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। बस हमें केवल क्या आवश्यकता है? उनके उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक करने की है। और परीक्षा जिस तरह से नए प्रश्नों को उन्हीं टॉपिक से बार बार
उठाने का प्रयास करती है। ये सब आपको महत्वपूर्ण देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपनी आहार नाल के विषय में। एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल तो जैसे कि एक शब्द है आहार नाल, तो मनुष्य की आहार नाल जैसे ट्यूब समान एक रचना का स्ट्रक्चर फील होता है इसके नाम से ही। तो लगभग आहार नाल की जो मनुष्य की लंबाई है वो 30 फीट मानी जाती है, यानी कितना, लगभग 30 फीट के आसपास मानी जाती है। और इसका विस्तार कहाँ से माना जाता है? मुख से लेकर, यानी कहाँ से है? मुख से गुदादार, यानी कहाँ? एनस तक, यानी माउथ टू एनस। माउथ से लेकर एनस तक मनुष्य की आहार नाल जो लगभग 30 फीट की लंबाई में पूरी शरीर के अंदर विस्तृत है, और उसके अंतर्गत शरीर के बहुत सारे पाचन अंग विद्यमान रहते हैं, और जो पाचन ग्रंथियों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स की सहायता से भोजन के पाचन में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो मनुष्य की आहार नाल की अगर बात करते हैं हम लोग कि मुख से लेकर गुदा द्वार तक आहार नाल के कितने भाग हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही होगा। नंबर 1 पर मुख है, मुख को आप मुखगुहा भी कह सकते हैं, माउथ या बक्कल कैविटी कहा जाता है जिसे। नंबर 2 ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स कभी कभी एग्जाम में देवनागरी में शब्द लिख के आ जाता है, तो इसलिए आपको इंग्लिश की टर्मोलॉजी इस तरीके से ध्यान रखनी है कि फेरिंग्स शब्द लिखा हो तो हम पहचाने कि ये पाचन तंत्र से संबंधित बात हो रही है। उसके बाद ग्रास नली, श्वसन के लिए जिस प्रकार से सांस नली है, इसी प्रकार से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए जो ट्यूब पर्टिकुलर पाई जाती है उसे ग्रास नली या ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ग्रास नली से आपका भोजन पहुंचता है आमाशय में, इसे आप स्टमक कह सकते हैं। आमाशय के बाद आपकी आँत, बड़ी आँत होती है, छोटी आँत होती है और गुदाद्वार होता है। तो आमाशय के बाद कौन सी आँत? आपकी छोटी आँत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आँत, लार्ज इंटेस्टाइन, और नेक्स्ट स्टेप है गुदाद्वार, जिसे हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। ग्रास नली को ईसोफेगस, कभी कभी परीक्षा में इस तरह शब्द रहता है इसलिए आपको जानना जरूरी है। ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। एनस। तो स्पष्ट है। इस क्रम से अगर हम बात करते हैं तो पाचन तंत्र के अंतर्गत जो उसका प्रथम भाग आहार नाल है, उसका सबसे प्रथम भाग या अंग कौन सा उसके अंतर्गत है? तो मुख है। और सबसे अंतिम अंग कौन सा है? गुदाद्वार या एनस है। यानी सिंपल सी एक बात है कि भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता होगा और गुदाद्वार से जाकर समाप्त होगा, जो सर्जन का अंग माना जाता है। और पाचन तंत्र के अंतिम बिंदु पर इसके द्वारा अपचित भोज्य पदार्थों का शरीर से बहिर्गमन किया जाता है। तो चर्चा कर लेते हैं हम लोग मुख पर कि मुख क्या है, मुख या बक्कल कैविटी। जैसा हम लोग जानते हैं कि भोजन का जो अंतर्ग्रहण या हम लोग जो भोजन करते हैं, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो सारे मुंह के अंदर जाते हैं। और इसी जो ये कैविटी है, इसी को नाम दिया गया है मुख या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या मुख गुहा कहा जाता है। तो मुख गुहा के संदर्भ में जैसे ही आप अंदर पहुँचते हैं, महत्वपूर्ण शब्द क्या है आपके लिए? जीभ है, टंग। तो चूंकि जीभ आपके संवेदान का एक हिस्सा है, इसलिए उसे हम लोग जो आपके संवेदी तंत्र होंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज टॉपिक हम लोगों का चूँकि पाचन तंत्र है, लेकिन फिर भी जीभ के संदर्भ में एक छोटी सी बात कि जीभ आपके मुख गुहा में स्थित है। तो एक महत्वपूर्ण शब्द है जीभ मुख गुहा से, फ्रीनुलम, इस सब पे आप ध्यान देंगे। फ्रीनुलम नामक रचना के द्वारा जुड़ी होती है, यानी हमारी टंग हमारी बक्कल कैविटी से, यानी हमारी जीभ हमारी मुख से किस रचना के द्वारा जुड़ी होती है? तो उसका नाम क्या है? फ्रीनुलम। और इसके पश्चात मनुष्य की जो मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये एक महत्वपूर्ण शब्द, पैरोटिड ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ। तो एक छोटा सा प्रश्न ये है कि मनुष्य के शरीर में या मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो उत्तर क्या होगा? 3 जोड़ी। यानी कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं? तो 3 जोड़ी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कई बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है कि सांप की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं, तो उसकी विष ग्रंथियाँ हैं वो भी किसका? लार ग्रंथि का ही रूपांतर होती हैं। यानी मनुष्य के शरीर में जो लार है वही सांप के संदर्भ में उसका कौन है? विष है, और उसका विष यानी किसका स्राव है? लार ग्रंथि का स्राव है। तो मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो उत्तर हो जाएगा 3 जोड़ी। और
कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं लाल ग्रंथियों के संदर्भ में, जैसे वाटन कोशिकाएं लाल ग्रंथियों से संबंधित होती हैं। ये सब भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि वाटन कोशिकाएं लाल ग्रंथियों से संबंधित होती हैं। और जैसे लाल ग्रंथियों की बात आती है तो लार चूँकि प्रथम पाचक रस माना जाता है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग लार पर चर्चा करेंगे कैसे लार हमारे भोजन में मिलकर भोजन को पाचन के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार करती है। तो लार या सलाइवा, चूँकि लार मुखगुहा के अंतर्गत ही है, तो पैरोटिड ग्रंथियों के स्राव को यानी लार ग्रंथियों के स्राव को ही क्या कहा जाता है? लार कहा जाता है। और लार में महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि 99% जल तथा 1% में टाइलिन। ये आप सब ध्यान देंगे, चूँकि ये परीक्षाओं पर बन चुका है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। यानी अब वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लार में टाइलिन की मात्रा कितनी होती है? 4%, 5%, 1%। तो लार का बेस कौन है? पानी है। तो लार में टाइलिन की मात्रा लगभग 1% में टाइलिन एंजाइम एवं लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन से दो मुख्य एंजाइम हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। अब देखना है कि टाइलिन का मुख्य कार्य क्या है। तो टाइलिन का कार्य, चूंकि परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, टाइलिन का कार्य, तो टाइलिन एक तो प्रथम पाचक रस माना जाता है क्योंकि भोजन में वो डाइजेस्टिव के संदर्भ में मिलने वाला सबसे पहला कौन है? जूस है। तो यदि प्रश्न होगा प्रथम पाचक रस है, तो आपका उत्तर क्या होगा? लार। प्रथम पाचक रस कौन है? लार। लार प्रथम पाचक रस है। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न होगा कि प्रथम पाचक एंजाइम, तो कभी कभी जल्दी में या सही से ध्यान न देने पर हम इसका उत्तर भी लार समझते हैं, जबकि इसका उत्तर क्या होगा? टाइलिन होगा। सदे हुए शब्दों में यहाँ एंजाइम शब्द है और यहाँ रस शब्द है, तो लार की अवधारणा रस की है, जबकि एंजाइम पर्टिकुलर कौन सा है? टाइलिन है। तो प्रथम पाचक रस किसे कहा जाता है? टाइलिन को कहा जाता है। ये बात आप ध्यान देंगे। जो लार में 1% के अंतर्गत लाइसोजाइम एंजाइम के साथ पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि टाइलिन का कार्य क्या है। टाइलिन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। टाइलिन मंड या स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज यानी मनुष्य के द्वारा अपने भोजन के अंतर्गत ग्रहण किए गए किसी प्रकार के स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने की क्षमता लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम में होती है। और लार के संदर्भ में एक बात और कि लार की जो पीएच मानी जाती है वो 6.4 मानी जाती है, सॉरी 6.8। लार की पीएच 6.8 है। लेकिन भोजन करने के पहले और भोजन करने के पश्चात इस पीएच में परिवर्तन होता रहता है। तो अगर हम लार की पीएच में परिवर्तन की बात करते हैं, पीएच परिवर्तन अंतराल, तो ये 7.5 से 6.5 के मध्य होता है, यानी 7.5 से 6.5 के प्रति लार की अम्लीयता भोजन करने के पहले और भोजन के पश्चात परिवर्तित होती रहती है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग, ये शब्द आप ध्यान देंगे क्योंकि मूत्र परीक्षाओं में आ चुका है, पसीने से भी प्रश्न बन चुका है। तो लार भी एक शब्द है कि मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लगभग कितनी लार का स्राव होता है? तो 0.5 लीटर से लगभग कितना है? 2 लीटर, यानी आधा लीटर से लगभग 2 लीटर तक लार प्रतिदिन स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति के शरीर में उसकी लार ग्रंथियों के माध्यम से उसकी मुख गुहा में स्रावित होती है। तो लार से हम लोग स्पष्ट हैं कि 99% जल है, 1% में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम है। टाइलिन एक स्टार्च पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करता है, और चूँकि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है तो आप उसे शर्करा पाचक भी कह सकते हैं। और दूसरा सब महत्वपूर्ण क्या है कि लार स्टार्च को किसमें? माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। और अब बात करते हैं हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम की। तो लाइसोजाइम एंजाइम के साथ साथ सपोर्ट में थायोसाइनेट आयन भी पाए जाते हैं। थायोसाइनेट आयन, ये भी शब्द आप नोट करेंगे, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन। और ये काम क्या कर देते हैं? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं और विषैले पदार्थों को मुख में ही पाचन के समय प्रारंभिक अवस्था में नष्ट करने का कार्य करते हैं। यानी हानिकारक जीवाणुओं
को नष्ट करने का कार्य करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये स्थिति है आपकी मुख की, जहाँ पर जीभ है और कौन है, लार है। लार के अंतर्गत टाइलिन, लाइसोजाइम। और अगला शब्द आपके लिए होगा ग्रसनी, यानी मुख से भोजन। ग्रसनी, ग्रसनी कोई बहुत महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। ग्रसनी जिसे हमने फायरिंग्स के नाम से जाना था, मुखगा के पीछे का एक भाग होता है, और ग्रसनी में ही, मुखगा के पीछे जो ग्रसनी स्थित है, यहाँ से भोजन आगे की ओर बढ़ता हुआ मनुष्य की ग्रास नली यानी ईसोफेगस जिसे कहते हैं उसमें पहुँचा था। और एक बात ध्यान देंगे कि जब भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में पहुंचता है, इस समय जो मनुष्य की सांस नली होती है, ट्रेकिया बोलते हैं जिसे, वो एपिग्लॉटिस नामक एक रचना के द्वारा बंद हो जाती है। एपिग्लॉटिस यानी आप ध्यान रखेंगे कि मनुष्य का कंठ द्वार भोजन निकलते के समय, भोजन निकलने के समय किस रचना के द्वारा बंद होता है, तो एपिग्लॉटिस, ताकि भोजन सांस नली में न जाए। और ग्रास नली की जो लंबाई होती है लगभग 10 इंच होती है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है। और ग्रास नली आगे चलकर आमाशय में खुलती है, यानी हमारे कहाँ, पेट में खुलती है। और जो ग्रास नली है और आमाशय, उसके बीच में इंस्पेक्टर पाया जाता है। इंस्पेक्टर, ये एक महत्वपूर्ण शब्द, SPHINCTER, इंस्पेक्टर पाया जाता है, ताकि आमाशय में आया हुआ भोजन वापस ग्रास नली में नहीं जा सकता। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, यह आप ध्यान देंगे। और एक और महत्वपूर्ण शब्द, ग्रास नली की दीवारों में क्रमानुकुंचन की गति पाई जाती है, जिसके द्वारा भोजन ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, आमाशय में, यानी हमारे स्टमक में, यानी पेट में पहुँचता है। और पेट में जहाँ पर आमाशय में चूँकि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, हम लोग जानते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये, और इन जठर ग्रंथियों से जठर हार्मोन्स का जठर रस का स्राव होता है, और जिनके द्वारा भोजन के पाचन को प्रगति प्रदान की जाती है। तो अगला महत्वपूर्ण अंग आहार नाल के अंतर्गत हम लोगों के लिए कौन सा है, आमाशय है। आमाशय पर चर्चा करते हैं कि स्टमक या आमाशय क्या है। आमाशय एक थैलीनुमा रचना के रूप में है, आमाशय यानी स्टमक। और इसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि आमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इस जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव, जठर रस। और जठर रस, चूँकि जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसा कि हम लोग शायद जानते हैं, अगर आपने पहले डिस्कस करा होगा इस टॉपिक को या पढ़ा है, कि म्यूकस सेल्स होती हैं, इससे श्लेष्म का श्रावण होता है, यानी श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं, श्लेष्म कोशिकाएं, जिनके द्वारा श्लेष्म का श्रावण किया जाता है। इसी के अतिरिक्त कुछ मुख्य कोशिकाएं होती हैं, और इसके अतिरिक्त कौन सी महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं, जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी क्या करती हैं, श्राव करती हैं। और इन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ही भोजन के लिए पाचन की आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इससे श्लेष्म का श्राव होता है। और जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं वो पेप्सिनोजेन तथा प्रोरेनिन एंजाइम का स्राव करती हैं, जो आगे चलकर भोजन के लिए पाचन में सहयोगी सिद्ध होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चूँकि आज हमारा पाचन तंत्र प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपनी मुखगा या बक्कल कैविटी के बारे में जाना है। जीभ हमारी मुखगा से जुड़ी हुई है फ्रीनुलम नामक रचना के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी। और लार ग्रंथि, सांप की लार ग्रंथियाँ उसकी विष ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती हैं, या विष ग्रंथियाँ लार ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लार की pH लगभग 6.8 है, यानी सामान्यतः लार अपनी प्रकृति में अम्लीय है। लेकिन यदि प्रश्न है कि भोजन के पहले या भोजन के पश्चात लार में परिवर्तन होता है या नहीं, तो 7.5 से 6.5 के लगभग आप जाएंगे। लार का टाइलिन एंजाइम एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा पाचक एंजाइम है, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। साथ ही 2 महत्वपूर्ण एंजाइम लार के, लाइसोजाइम
और लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण किया जाता है। साथ ही थायोसाइनेट के जो आयन होते हैं वो भी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। यहाँ से होता हुआ भोजन आपकी ग्रासनी में पहुँचा था। ग्रासनी मुग्गा का ही पिछला भाग है। इससे भोजन नीचे ग्रासतनी में पहुँचा और आज भोजन आपके आमाशय में है। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसके बाद एनस का डिस्कशन करेंगे। और छोटी आंत की दीवारों की विलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण होगा। यहाँ से वो यकृत में पहुँचेगा, जहाँ से रुधिर के माध्यम से सारे शरीर में पहुँचाया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक आगे रनिंग रहेगा। थैंक यू।